हाँ भाई, तो भाई ये है कि जो डेटा है ये कहीं एक्सेल शीट में रहेगा और डेटा यहां से उठ के वहां इस्तेमाल होगा। डेटा यहां देख रहे हो, अब जैसे लिखा है इन्होंने क्या रखा है देखो, लेकिन जो ध्यान से अपनी शीट देखो, यहां की कॉलम देखो क्या है, टेस्ट केस आईडी, और एक क्या है टेस्ट केस नेम। यहाँ नाम टेस्ट केस आईडी क्या दी गई, TC_001। टेस्ट केस नेम क्या दिया गया, जो भी उसका जो भी मेथड का नाम था वही यहाँ पे लिख दिया गया। और इस टेस्ट केस में जो डेटा चाहिए वो डेटा देखो, डेटा ये इनकरेक्ट क्या होता है, कुछ भी लिखो। अच्छा मान लो यूज़र नेम ये डाल रहे हैं जो कि क्या है, ये गलत है। पासवर्ड ये डालना, इन्होंने क्या लिखा, यूज़र नेम और इसके बाद यूज़र नेम की वैल्यू, पासवर्ड की वैल्यू। यहाँ पे ये डेटा है, जैसे यहाँ लिख दे मान लो राहुल, ये राहुल क्या है, डेटा है। और यूज़र नेम क्या है, डेटा का नेम है। देखो ध्यान से यार, डेटा नेम 1, डेटा वैल्यू 1। ये उस कंसेप्ट पे चलता है कि हर एक टेस्ट केस में जो डेटा रखना है आपको, हर डेटा के लिए दो वो लगेंगे, 2 सेल लगेंगे, 2 बॉक्स लगेंगे, एक डेटा के नेम के लिए और एक डेटा के वैल्यू के लिए। अच्छा तुम सोचोगे सर सीधे क्यों नहीं रख दिए, क्या राहुल, क्या लिख दिए, एक्सपर्ट व्यू। अब कैसे डेटा उठाएंगे, अगर हम लिख दें क्या राहुल और क्या लिख दें एक्सपर्ट व्यू, अब कैसे डेटा उठाएं। तो अब वहां या तो हम ऐसे उठाएं कि पहला डेटा राहुल होगा, दूसरा डेटा क्या होगा, एक्सपर्ट व्यू होगा। कल कोई गलती से ऐसे कर देगा तो अब तो उल्टा हो जाएगा ना। इसीलिए इसने कहा भाई ये सब हमको झंझट नहीं पालनी है। उसने कहा हर डेटा से पहले डेटा का क्या होगा, नाम होगा, जिससे कि कोई भी यार इसको उससे कंपेयर करो मेरे दोस्त, जो तुम एरे पढ़े थे, लिस्ट पढ़े थे, उसमें डेटा कैसे निकालते थे 0 1 2 3 पे ना, तो उसमें खतरा रहता था ना कि डेटा अगर इधर उधर हो जाए तो 0 पे कुछ और मिल जाएगा, 1 पे कुछ और मिल जाएगा। इसीलिए फिर हमने तुमको क्या पढ़ाया, हैश मैप। याद करो हमने क्या पढ़ाया, मैप, जहां डेटा की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता था ना, तो वहां क्या प्लस पॉइंट रहता था, डेटा पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, मैटर नहीं करता, की भेजो वैल्यू पाओगे। तो वही कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ सोचा है कि हर डेटा को एक देते हैं क्या, नाम। क्लियर। इसलिए देखो यहाँ पे जितना, अगर मान लो हमें 20 डेटा स्टोर करना है तो मेरी कितनी वो सेल खर्च होंगी, 40, 20 नाम में और 20 डेटा में। इसीलिए देखो डेटा नेम 1, डेटा वैल्यू 2, डेटा नेम 2, डेटा वैल्यू 2, इस तरह से डेटा रखा। ये कंसेप्ट बड़ा बढ़िया है। जानते हो इसकी क्या क्वालिटी है, अगर तुम्हारे पास 1000 टेस्ट केस हो, वो भी एक इस छोटी सी शीट में मैनेज कर सकते हो। देख रहे हो यार, देखो जरा, एक टेस्ट केस को कितनी रो चाहिए, 1 रो। एक टेस्ट केस में जितना डेटा चाहिए वो डेटा नेम वैल्यू 1 के फॉर्मेट में पड़ा रहेगा। आई बात समझ में। अगर 1000 टेस्ट केस है तो बस 1000 रो की रिक्वायरमेंट होगी। अरे यार डेटा रखने के और भी तरीके हैं, जैसे जानते हो बहुत से लोग डेटा टेस्ट केस वाइज रखते हैं, एक टेस्ट केस के लिए एक शीट बनाते हैं। तो बताओ उनके पास 1000 टेस्ट केस होंगे तो कितनी शीट बन जाएंगी, 1000 शीट बन जाएंगी। लेकिन ये कंसेप्ट जो है एक शीट में 1000 को मैनेज कर देता, क्योंकि एक टेस्ट केस के डेटा मैनेज करने के लिए इसको सिर्फ 1 रो की रिक्वायरमेंट होती। लेकिन डेटा यहाँ है, यूज कहाँ करना है, यहाँ कहीं। अब यहाँ कहीं डेटा कैसे यूज होगा, जैसे हमें कहाँ यूज करना है,
लो मेरे भाई देख लो कहाँ यूज करना है, यहाँ मिस्टर लिखे हो ना, हमें मिस्टर नहीं भेजना। अब हमें कुछ ऐसा कोड लिखना है जो एक्सेल में लिखा हुआ जो मिस्टर है उसको निकाल के ले आए। क्लियर? तो चलो वो कोड लिखना है। एक काम करते हैं, डेटा से रिलेटेड है, एक नई क्लास बना देते हैं और उसका नाम रख देते हैं क्या, डेटा यूटिल, है ना। अभी तुम्हारे लिए मेन मेथड बना के दिखाते हैं। पहले देखते हैं कैसे एक्सेल से डेटा उठाते हैं। पहला तो ये है ना यार कि हम एक्सेल वाला डेटा उठा के यहाँ प्रिंट करा लें। अरे प्रिंट करा लेंगे सकते हैं तो उसको वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं तो उसे जो मन करे वो करें, चाहे सेंड कीज में यूज करें और चाहे ड्रॉप डाउन में यूज करें। बोलो मानते हो इस बात को? तो भाई अब क्या करें? तो कैसे ये रीड होगा? तो पहली तो जरूरत है आपको भाई, ऐसे हवा में रीड नहीं होगा। जो आपकी फर्स्ट नीड है वो ये है कि आपको अपने आना पड़ेगा pom.xml फाइल के अंदर। क्यों भाई? एक्सेल से डेटा हवा में नहीं रीड होगा, उसकी भी जार चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? जार चाहिए होगी। और अभी तुम्हारे सिस्टम पे है कि नहीं है? देखें, नहीं, अभी तुम एक्सेल से डेटा उठाने के लायक नहीं हो। कब बनोगे? जब तुम जाओगे यहां से उठाओगे। क्या उठाओगे? यहाँ लिखो, क्या लिखना है? लिखो POI। हाँ, जो जार है लगेगी, जैसे उसका नाम सेलेनियम था ना, ऑटोमेशन वाली, इसका नाम है अपाचे POI। क्या नाम है? अपाचे POI। और पता है ना उसकी मैवन वाली की जो pom.xml फाइलें कहाँ से आती हैं? MVN रिपोजिटरी से ना। तो यहाँ लिखो MVN रिपोजिटरी, आ जाओ। भाई दो चाहिए तुमको, जानते हो कौन कौन सी? एक तो ये वाली चाहिए अपाचे POI कॉमन, जो 5.4.1 नया वर्जन है। कॉपी, कॉपी के बाद यहीं क्या कर देंगे? पेस्ट। और ऐसे ही एक और चाहिए आपको, याद रहेगा ना, एक कॉमन। रुक क्यों जा रहा भाई? और ये OXML दो चाहिए। वही कौन सा वर्जन? 5.4.1। हो गया। अब तुम काबिल हो कि क्या कर सको? एक्सेल डेटा रीड कर सको। हाँ चलो, हम लोग कौन सी क्लास बनाए थे? डेटा यूटिल। चलो देखते हैं कैसे रीड करते हैं। अच्छा, एक्सेल फाइल कहाँ रखी है? ये है ना,
कैसे करोगे देखो, डेटा कहाँ अच्छा प्रॉपर्टीज फाइल वाली कोड याद है, उसमें लिखे थे फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम तब तुम यूज करते हो जब किसी फाइल से तुमको डेटा निकालना होगा। यहाँ भी एक्सेल से डेटा निकालने की बात कर रहे हो ना, तो इसीलिए पहला काम यही करोगे, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल का पाथ। फाइल का पाथ क्या दोगे मेरे भाई, फाइल कहाँ रखी है, प्रोजेक्ट के अंदर, और कहाँ src /test resources /test, जो नाम रखे हो data.xlsx। ये एरर है, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन है ना, हम तो कहेंगे कर लो क्या, सराउंड विथ प्राइवेट। इतना काम है। ये क्यों ऐसा है, क्योंकि एक ऐसा एक्सेप्शन है चेक। बताओ इतना कोड समझ में आ रहा है, यहाँ क्या किए हैं, बस फाइल को क्या कर रहे हैं, डेटा निकालना है, तो डेटा निकालने के लिए इसे क्या कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। यहाँ चेक्ड एक्सेप्शन है, इसलिए या तो ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन करते या तो ट्राई कैच करते। हमने क्या किया, ट्राई कैच। आगे बढ़ जाओ, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे जिसका नाम है, अब याद रखना ये क्लास किसकी है, ये क्लास अपाचे पीओआई नहीं जो जार डाउनलोड किए हो उन लोगों की है। जैसे सेलेनियम की क्लासेस थी ना, क्रोम ड्राइवर फलाना ड्राइवर ये सब, वैसे अपाचे पीओआई की क्लास क्या है, एक्सेसऑफ वर्कबुक। तो न्यू एक्सेसऑफ वर्कबुक, और ये देख रहे हो तीसरा ऑप्शन, पैरामीटर में क्या मांग रहा है, इनपुट स्ट्रीम, तो वही FIS क्या करो भेज। यार ये भी एरर दे दिया, इसे भी क्या कर लो, सराउंड विथ ट्राई कैच, और लिख लो अच्छा ये बताओ चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में रखने से क्या फायदा होता है, किसी भी चाइल्ड को मैनेज कर लेगा। तभी तो हम क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखते थे, फायर उसमें वेब ड्राइवर में, क्योंकि वेब ड्राइवर फायरफॉक्स ड्राइवर और सबको मैनेज कर सकता है। तो अब ये भी जान जाओ, एक्सेल में दो फॉर्मेट थे, कौन कौन से, देखो एक है XLS और एक है XLSX। XLS पुराना है, आज के 20 साल पुराना, पहले चलता था कौन, XLS, 20 के 18 साल पहले। फिर ये लोग नया वर्जन लेके आए माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस का 2007 वर्जन में इन लोगों ने नया क्या दिया, एक्सटेंशन दिया, उसका नाम क्या था, .xlsx। इसके साथ क्या खूबी थी, ये कम जगह में ज़्यादा डेटा रख सकता है। आज भी तुम्हारे पास ऑप्शन है, ये जो डेटा अभी हमने रखा है XLSX में रखा है, लेकिन अगर हम चाहें तो सेव एज करके डेटा किस में रख लें, XLS में। तुम देखोगे साइज में फ़र्क आ जाएगा। अगर XLS 10 KB ले रहा होगा या 20 KB ले रहा होगा, तो XLSX 15 ही ले रहा होगा, 12 ही ले रहा होगा, मतलब क्या ले रहा होगा, कम जगह ले रहा होगा। तो हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो याद रखना अगर XLSS में डेटा रखा है तो जो क्लास यूज़ करनी है उसका नाम क्या है, क्या नाम है, HSSF वर्कबुक। अगर आपका डेटा XLSX में रखा है तो नाम क्या है, ठीक बोलो। अब तो मेरे भाई, और लेकिन ये भी याद रख लेना, XSF वर्कबुक दो क्लासेस हैं,
इनका एक पेरेंट इंटर क्या है, फेस है, जिसका नाम क्या है, वर्कबुक है। याद करो यार, ये एकदम वेब ड्राइवर जैसा नहीं है। जैसे वेब ड्राइवर ये क्या था, एक इंटरफेस था, और वो इम्प्लीमेंट हुआ था क्रोम ड्राइवर में, फायरफॉक्स ड्राइवर में, एज ड्राइवर में। ये लोग क्या थे, उसके चाइल्ड। सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ भी। वर्कबुक क्या है, पेरेंट है, और एक्सेसअप वर्कबुक और एक्सेसअप वर्कबुक उसके क्या है, चाइल्ड है। तो अगर तुमको एक्सएलएस एक्स से डेटा रीड करना है तो किसका यूज करोगे, एक्सेसअप वर्कबुक का। लेकिन स्टोर जिसमें करोगे उसका टाइप तुम वर्कबुक लिख सकते हो, क्योंकि वर्कबुक क्या है, पेरेंट है, और तुम्हें पता है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है। लेकिन मेथड अब किसके आएंगे, पेरेंट के। अब इसी का एक मेथड है क्या, गेट शीट। क्या मेथड है, गेट शीट। मेथड का नाम गेट शीट है। पैरामीटर में क्या मांग रहा है, ये स्ट्रिंग। शीट देख लो अपनी जरा, ये है ना शीट 1। क्या नाम है, शीट 1। तो गेट शीट 1। देखो अच्छा, तुमसे हम कहें जरा एक्सेल से डेटा पढ़ के बताओ क्या लिखा हो, तो क्या करो। ये जो पूरा है इसको बोलते हैं वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर इनको क्या बोलते हैं, शीट। इनको क्या बोलते हैं, शीट। तो पहले वर्कबुक में जाओगे, फिर शीट में जाओगे, शीट के अंदर फिर किस में जाओगे, रो में जाओगे, रो के अंदर फिर किस में जाओगे, सेल में जाओगे, तभी तो डेटा पढ़ोगे। तो यार कोड भी यही करता है। चलो करके दिखाते हैं। गेट शीट मेथड, और मेथड शीट का नाम क्या बताया, शीट 1। देखो ये मेथड क्या करता है, शीट क्लास का क्या देता है, ऑब्जेक्ट देता है। तो रख लो एक वेरिएबल में। एरर दे रहा है, कर्सर ले जाओ, इंपोर्ट करो। कितने ऑप्शन दे रहा है, कौन सा चुनोगे, ऊपर वाला चुनना। दिख रहा है, कम दिख रहा होगा ना। ना, कौन सा यूज करोगे, ऊपर वाला। क्या लिखा है, एसएस। एसएस का मतलब होता है स्प्रेडशीट। जो एक्सेल शीट नहीं होती उसको अंग्रेजी में लोग क्या बोलते हैं, कई लोग, स्प्रेडशीट। इसलिए ऊपर वाला यूज करना। लो हो गया। अब इसके बाद शीट पे पहुंच गए। शीट के अंदर अगर मान लो हमको यही निकालना है कि यहाँ क्या लिखा है, कहाँ, अगर हमको यहाँ पे क्या लिखा है, तो पहले कहाँ गए, शीट पे। पहले वर्कबुक पे, फिर शीट पे। शीट के अंदर क्या है, रो है। ये पहली रो है ना भाई, तो भाई लिख दो शीट डॉट गेट रो। एक मेथड है, पैरामीटर में क्या मांग रहा है, रो नंबर। 0 भेजोगे तो पहली रो, 1 भेजोगे तो दूसरी 2। तो हमें पहली से चाहिए तो हम क्या भेजेंगे, 0। हेलो, हैं, हाँ बोलो। अरे यार हम वहाँ नहीं हैं आज, नहीं, घर पे रहें। हाँ करें। ये क्या है मेथड का नाम, गेट रो। ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है बताओ, कोलन के बाद होता है ना रो क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ले लो इसमें रो, रो ओबीजे। आसान नहीं है, देखो एकदम नियम की तरह है। पहले वर्कबुक पे जाओ, फिर शीट पे जाओ, फिर कहाँ जाओ, रो पे जाओ। फिर रो के अंदर होती है क्या, सेल। तो रो ओबीजे डॉट, इसीलिए एक मेथड है क्या, गेट सेल। 0 भेजोगे तो पहला, 1 भेजोगे तो दूसरा, 2 भेजोगे तो तीसरा। लो कितना आसान है। ये हो गया क्या, ये रिटर्न करता है किसका ऑब्जेक्ट, सेल का।
अब सेल में रखा है क्या, डेटा, तो बस सेल ओबीजे डॉट, इसका एक मेथड है गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। कौन कौन सी जार डाली है भाई? अच्छा हाँ, स्पेलिंग भी गलत है जगह जगह। ये रिसोर्सेज है, फिर फोल्डर क्या है, टेस्ट। यही लिखा था ना वहाँ। अगर मान लो हमको ये निकालना हो, यहाँ क्या लिखा है, तो बताओ ये रो नंबर कौन सी है? ये पहली रो है, ये दूसरी है, ये तीसरी रो में। तो देखो यहाँ गेट रो की जगह जो क्या लिखे हो, 0 लिखे हो, क्या 2 लिख दो। और क्या निकालना है, ये एडमिन ना, 1 2 3 4 है ना, तो नंबर क्या पहुंचेगा 3। ये क्या दे दो, अरे सॉरी 2, और गेट सेल में क्या दे दो 3। तो क्या करेगा ये तीसरी रो का चौथे सेल का डेटा क्या करेगा, ले जाएगा। तो बोलो निकाल लिए कि नहीं, वहां क्या लिखा है, देखना है, थोड़ी कलाकारी लगानी है इसमें, बस कोड इतना ही है। अच्छा ये बताओ, अगर हमें ये पता करना हो कि इस पूरी शीट के अंदर कितनी रो हैं जिसमें डेटा लिखा है, जैसे कितने में लिखा है बताओ, 1 2 3 4 5, बाकी में डेटा नहीं है ना। पता इन लोग की जरूरत है तुमको, उन्हीं की है ना। अगर तुम्हें ये निकालना हो कितने में डेटा, कितनी रो में डेटा लिखा है, तो इसका मेथड मिलता है तुम्हें कहाँ, मेरे भाई शीट क्लास के अंदर। शीट का एक मेथड है जिसका नाम है गेट लास्ट रो नंबर। ये तुम्हें दे देता है क्या, इंट रो काउंट। प्रिंट करके देखें, कितने 5 थे ना, 4 दे रहा है ना, ये गिनती 0 से गिनता है, पहले को छोड़ देता है, तो इसलिए क्या काउंट दे रहा है 4। अच्छा इस रो के अंदर, ये इस रो के अंदर, या मान लो पहली रो के अंदर कितने सेल हैं, देखो अभी रो कितनी है, ये कहाँ है, शीट के अंदर रो होती है, सेल कहाँ होती हैं, रो के अंदर। कोई पूछे कि इस रो में कितनी सेल हैं, जैसे मान लो कोई तुमसे पूछे ये जो, या मान लो जो कहे 0 यहाँ भेज दे, तो कौन सी रो आएगी, पहली। कोई पूछे पहली रो में कितने सेल हैं, तो रो ओबीजे डॉट गेट लास्ट सेल, वो 5 थे तो 4 देता था ना, ये ऐसा नहीं करता। मतलब 4 रो हैं और पहली रो में 102 क्या है, सेल है। अच्छा ये लिखते हैं, अगर मतलब 102 सेल में डेटा है, और सही बात 50 तो वही है ना, फील्ड नेम फील्ड वैल्यू, 50 डेटा है तो 50 डेटा नेम है, और 50 डेटा वैल्यू 100 तो वो हो गए, एक टेस्ट केस आईडी और एक क्या हो गया, टेस्ट केस नेम। अरे सही में 102 है मेरे भाई, गिन के देख लो इसका टोटल कितने हैं। हेलो, हाँ
हाँ हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है। और उसके लिए बताया कुछ सैलरी के लिए क्या? हाँ अच्छा, और प्लस कुछ अलग से हमें और भी देना होगा कि बस इतना है? कुछ नहीं ना अलग से? रहना खाना वो मेरा हेडक नहीं है ना? अच्छा, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक। भाई कितने काउंट है? 102 है ना? लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि पहली रो में दूसरी रो में कितने डेटा कितने सेल हैं, तो 102 नहीं बोलेगा, जितने डेटा होंगे उतने ही बोलेगा। कितने टोटल? 6। चला देखो कैसे निकालें, क्या कर दें? 1 कर दें। अब चलाओ, 10। मेरे ख्याल से 4 डेटा होंगे, कितने हैं? 10 हैं, 6 हैं? वो आ रहा है 10। तो पहले इसके बाद ये समझना, ये जैसे अच्छा अब कितने बताएगा? अब कितने बना? 6 वहां थे, एक ये 7 बताएगा नहीं। इसीलिए देखो नाम की, ये पूरा जहां एंड तक है। अगर आप कोई शीट कोई रो पे गए, सेल पे क्लिक कर दिया, ऐसे भी कर दिए, अब ये गिनती में आएगा। या नहीं भी किए, एक बार एक्टिवेट करके छोड़ दिए, तब भी ये गिनती में आएगा। और ये इसीलिए देखो कितना अच्छा नाम रखते हैं ये लोग यार, हम तो इसी पे फिदा रहते हैं इन लोग के नाम रखने पे। हाँ कि ये लोग इतना बढ़िया नाम रख देते हैं। देखो कितना अच्छा, गेट लास्ट रो नो। देखो समझो इसकी बात, अगर तुम 5 रो में डेटा रखे हो और फिर 72 तो खाली छोड़ दो और फिर एक में डेटा रख दो, अब इससे पूछोगे तो काउंट क्या बताएगा? 43 हो गया ना, तो काउंट 42 बताएगा। बीच में है नहीं है, मतलब इसलिए नाम रखा है गेट लास्ट रो नंबर। इसका मतलब है लास्ट एक्टिवेटेड रो का नंबर, और वो 0 से गिनती गिनता है, इसलिए 42 बोलता है। वहां अगर ऐसा है, एक सेल है 72, उसमें वो है, एक रो है उसमें 100 सेल छोड़ के 121 सेल में डेटा लिख दे रहे हो, उससे पूछोगे सेल काउंट बोलो भाई, गेट लास्ट सेल नंबर तो 101। तो हाँ ना ना, ये एक घटा के नहीं बात करता, ये 101 को 101 ही बोलता है। ये ऐसा रो है, गेट लास्ट रो नाम है, जो एक घटा के बात करता है। आई बात समझ में? तो बस इस तरह से मेरे भाई आप क्या कर सकते हो, डेटा रीड कर सकते हो। चलो, जितना यही पूरा इतना ही बारूद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जितना भी करेंगे सिर्फ इसी का यूज करके होगा, कुछ भी नया अब लिखना नहीं है। बाकी अब सिर्फ लॉजिक है, बाकी सिर्फ अब क्या है, लॉजिक है कि कैसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसी कोड को तोड़ते और मरोड़ते हैं। जैसे अभी अब तुमसे कहा गया एक डेटा निकालो, तो निकाल ले रहे हैं कि नहीं निकाल ले रहे हैं? हमें पता है रो का नंबर देंगे और सेल का नंबर देंगे तो हम डेटा पा जाएंगे। सेल का काउंट निकाल सकते हैं और रो का काउंट निकाल सकते हैं। अब अगर यहीं दूसरा सवाल आता है, तुमसे कोई कहता है, एक काम करते हैं, इसको एक ऐसे मेथड बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड कोड, है ना? ये सबसे बेसिक कोड था, हो गया ना? अब कोई तुमसे कहता है कि एक्सेल शीट में जितना डेटा लिखा है सारा प्रिंट करके दिखाओ। ध्यान से देखो, तुमसे कोई कह क्या रहा है कि जितना डेटा है सारा प्रिंट करके दिखाओ। तो सारा डेटा कहाँ है भाई? शीट है, शीट में ढेर सारी रो है, रो में ढेर सारी सेल है। तो हमें सिर्फ उन्हीं रो का बात करना है ना, मतलब डेटा है नीचे। तो वैसे इसमें कितनी रो है भाई? हम कितनों की बात करेंगे? सिर्फ 4 की। हम कितनों की बात करेंगे? 4 या 5 जो भी है उतने की बात करेंगे। इसमें तो रो कितनी है? बहुत है ना। तो हमें इनको भी रीड करना है क्या? नहीं, हमें वही रीड करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ रीड करना है? तो इसके लिए हम निकालेंगे रो का काउंट।
और फिर यहीं दिमाग लगाएंगे और लगा देंगे एक छोटा सा क्या लूप, और लिख देंगे इन आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू रो काउंट माइनस 1 आई प्लस प्लस। अब सोचो क्या है तुम्हारे पास, शीट है, और एक मेथड कॉल करो, कौन सा, गेट रो। मेथड कौन सा कॉल करो, गेट रो। क्या नाम है मेथड का ना, ये मेथड कुछ पैरामीटर मांगता है, क्या मांगता है, इंट मांग रहा है ना, रो का नंबर, वही 0 भेजो तो पहली, 1 भेजो तो दूसरी। तो यार दिमाग लगाओ, आई लिख दो, जब लूप चलेगा 0 रहेगा तो क्या कौन सी रो आएगी, पहली, 1 रहेगा तो किसकी आएगी, दूसरी। गेट रो मेथड आपको दे देगा रो क्लास का ऑब्जेक्ट। अब रो के अंदर है ढेर सारी सेल, ये कैसे पता करोगे, जो भी रो बीजे डॉट गेट लास्ट सेल, ये तुम्हें मिल जाएगा क्या, इंट सेल काउंट। अब एक लूप और लगा दो मेरे भाई, पहले रो की लूप और फिर रो के अंदर सेल की लूप। यार 2 लूप लगाना तो जानते हो ना यार। इंट जे बराबर 0 से लेके जे इज लेस देन आर इक्वल टू सेल काउंट माइनस 1 और जे प्लस प्लस। बस अब लिख लो रो ओबीजे डॉट कौन सा मेथड कॉल करते हो, गेट सेल, यहाँ भेज दो क्या, जे, और तुमको अब मिलता जाएगा क्या, स्ट्रिंग नहीं रहा, क्या मिलेगा, बस। अब सेल डॉट गेट ये हो गया मेरे भाई क्या, स्ट्रिंग डेटा। लो भाई प्रिंट करा के देख लो, कुछ तो बढ़िया से आया, लेकिन बाद में आ गया क्या, नल पॉइंटर। यार इसके साथ आता है, जानते क्यों आता है, जब इसको ऐसी सेल मिल जाती हैं जो एक्टिवेट होती हैं लेकिन उनके अंदर होता कुछ नहीं है। तुम ही दिखाओ, 8 बता रहा था ना, 10 ठो लिखा तो नहीं है ना, मतलब क्या, 6 में डेटा है, 4 एक्टिवेटेड है लेकिन इसके बाद भी क्या खाली है, देखो ध्यान, हाँ ना, लास्ट वाला हम हटा दिया है, अच्छा है, हाँ चलो ये है। अब बीच में इन लोग को उठाने आएगा तो इनमें डेटा है नहीं, तो क्या आ गया ये, तो इसीलिए मेरे भाई ये मेथड आज से यूज करना, ये याद रखना। यहाँ देखो एक कंसेप्ट और मिल गया तुमको अपना पुराना, कौन सा, गेट सेल, एक ही नाम के 2 मेथड। कंसेप्ट कौन सा, ओवरलोडिंग, कहता है सेल का नंबर बताओ, दूसरा कहता है सेल का नंबर बताओ, और फिर दूसरा क्या मांगता है, मिसिंग सेल पॉलिसी, कि मतलब किसी में डेटा मिसिंग हो तो उसके लिए तुम्हारे क्या नियम कानून है, इसको ये वाला यूज करो। तो यहाँ जे लिख दिया और दूसरा लिख दिया मिसिंग सेल पॉलिसी डॉट क्रिएट नल एज ब्लैंक, कि जिसमें कुछ न रहे, जो नल रहे उसको क्या मानना, ब्लैंक मानना। अब ये झंझट खत्म। अब चलाओ, पूरा चल गया भाई। बीच बीच में खाली है ना, तो खाली वही है जब जिसका क्या है, वही है कि क्रिएट नल एज ब्लैंक वाली कंडीशन आ रही है कि डेटा एक्टिवेटेड है आगे का, लेकिन डेटा है नहीं, तो उनके लिए ब्लैंक ले आ रहा है। नहीं पहले क्या फेंक दे रहा था, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो बोलो अब समझ में आया, ये है दूसरा कोड। एक कोड और बताएंगे, लेकिन इसके बाद हम ये उम्मीद करेंगे कि भैया करके आना यार। हाँ चला लो अब यार, नहीं बताओ तुम लोग यार, अब मजबूर कर रहे हो कि हम ये काम ही छोड़ दें, कुछ और करें।
बस सही छोड़ दे तो यार, मंडे टू फ्राइडे या अक्सर तो हम चले जाए मुंबई, वहीं रहे, हाँ फिल्म लाइन में ट्राई करें कुछ दिन, हाँ बताओ यार कितनी चीज़ें दुनिया में करने को, लेकिन तुम लोग यार अब कर भी नहीं रहे हो और फंसा के भी रखते हो हमें। तो ये देखो तीसरा, अच्छा अब हमको ये निकालना है, एक कोड हमको ये लिखना है कि TC004 कहाँ है, बताओ कहाँ है? 5वें नंबर पे है। अगर जीरो से गिनती गिने तो किस नंबर पे है? चौथे। तुम कह रहे हो ना चौथे पे है, हमें कोड से पता करना है। तुम कहोगे सर क्यों कोड से पता कर रहे हो? हम इसलिए कोड से पता कर रहे हैं कि कोई क्या कर सकता है, अब इसका नंबर बदल गया कि नहीं, हमको जानना है कि किस रो पे TC004 है, TC_004 की पोजीशन क्या है, हमें ये पता लगानी है। तुम बताओ कैसे पता लगा रहे हो? अभी 4 बोल रहे थे ना, अब भी 4 ही बोलोगे, अब 3 बोलोगे ना, कैसे? अरे देख के तुम लोग क्या दिमाग लगाते हो, तुम लोग ये दिमाग लगाते हो यार, ऐसे देख करते हो तुम लोग, बताएं अगर हम तुमसे कहें किस नंबर पे तो कैसे करते हो तुम लोग? अच्छा कहते हो नंबर पूछोगे तो तुम आते हो कहाँ? पहले कॉलम पे, और वहीं से अपनी आँख से और दिमाग से मिलाना क्या करते हो, स्टार्ट करते हो, जहाँ मिल जाता है वहीं रुक जाते हो और बोल देते हो। तो यही अब हमें काम किससे करवाना है? अपने कोड से। मेरे कोड को भी यही करना है कि इस शीट के अंदर जाना है और इस शीट के अंदर पहले कॉलम के डेटा को क्या करना है? रीड करना है एक एक करके और उसको मैच करना है। जैसे ही वो TC004 से क्या कर जाए? मैच कर जाए, वहीं क्या होना है? रुक जाना। अब देखो ये कोड से कैसे करेंगे, इतना कोड शुरू का उठा लें। पहले ये देखते हैं, बताओ अच्छे तुम लोग, मेरा डेटा जो है, अच्छे बताओ ये पता करने के लिए कि TC004 कहाँ है, TC004 कहाँ है, इसके लिए हमें इन लोग को भी ज़रूरत है। यहाँ थोड़ी ना है, मेरी ज़रूरत कहाँ है? यहाँ। अगर यहाँ देखें इसको, इस डेटा को, तो रो का नंबर तो हर डेटा का बदल रहा है, लेकिन कॉलम का नंबर क्या है? फिक्स है। तो देखो बस हम यही अब दिमाग लगाएंगे छोटा सा। अगर चाहे तो वही वाला पुराना वाला कोड उठाएं, हम क्या लिखेंगे? फॉर, क्या लगाएंगे? लूप, कहाँ से कहाँ तक? इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वस टू क्या? इक्वस टू क्या? रो काउंट -1। ना भाई ये मत गलती कर देना, ये गलती मत कर देना। क्यों? अरे यार ये तो खुद ही एक घटा के देता है, हम उसमें एक क्यों माइनस, एरे में क्यों -1 करते थे बताओ? एरे से पूछो काउंट क्या है तो बोलता था 10, इंडेक्स नंबर पूछो तो बोलता था क्या? 0 से लेकर 9 तक, तभी तो घटाते थे। ये भी क्या करता है? इंडेक्स नंबर 0 से गिनता है, लेकिन काउंट भी ये 0 से ही गिनता है। तो अगर यहाँ रो, जैसे सोचो 10 रो हैं, कितनी रो हैं? 10, तो ये काउंट कितना देगा? 9। एक घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 8। एक 9वीं आखिरी रो क्या हो जाएगी? छूट जाएगी ना। इसीलिए जो रो काउंट, यहाँ हमने कोड में क्या लिखा है भाई? गलत लिखा है, पूरा डेटा नहीं आया था, ध्यान नहीं दिए, लेकिन ध्यान से देखते तो पूरा डेटा, आखिरी रो का डेटा बच गया था जब ये चला था। तो जो प्रिंट हुआ है वहाँ निकाल के चाहो तो क्या करो, देख लो क्या है ये सब भाई। TC003 तक की डिटेल है, 4 की डिटेल है, क्योंकि डेटा छूट गया था भाई। -1 मत करना रो काउंट के साथ, -1 करना किसके साथ? सेल काउंट के साथ, क्योंकि ये 10 होता है तो 10 ही गिनता है, तो इंडेक्स नंबर इसका भी 0 से लेकर 9 तक होता है, तो इसलिए इसमें एक घटाना पड़ता है। इंडेक्स नंबर रो का भी 0 से लेकर 9 तक ही होगा, लेकिन वो खुद ही एक घटा के देता है, तो हमें अपनी तरफ से घटाने की जरूरत नहीं। अब आ जाओ शीट डॉट गेट रो, और यहाँ पे भेज दो क्या? आई। तुम ही बताओ जो डेटा तुम्हें रो रीड करना है उसका रो नंबर क्या है? बदल रहा है ना,
तो इसीलिए गेट रो क्या लिख दो, आई, तो क्या होगा, अलग अलग रो से डेटा उठाएगा कि नहीं, रो ओबीजे, लेकिन यहीं अभी थोड़ा दिमाग लगा दे रहे हैं हम, क्या, रो ओबीजे। अब सारी रो, हर रो का एक ही डेटा चाहिए, कौन सा, पहला सेल का ना, देखो इतने से तो मतलब है ना, इतने से तो रो बदल रही है लेकिन सेल नंबर क्या है, फिक्स है ना, और कोई पहली सेल है तो रो ओबीजे डॉट गेट सेल और भेज दें क्या, 0। तो यहां से मिलेगा हमें क्या, टेस्ट केस आईडी, अरे सॉरी, और अब सेल डॉट गेट सेल वैल्यू क्या मिलेगा, स्ट्रिंग, और लिख देते हैं टीसी आईडी, और अब लिख दो इफ क्या, टीसी आईडी डॉट इक्वल्स इग्नोर केस क्या, टीसी अंडरस्कोर 004। तो ये मैच इफ के अंदर कब आएगा, जब मैच करेगा, यही लिख लेते हैं इंट रो नंबर बराबर क्या ले लेते हैं सर, 0। इफ के अंदर कब आएगा बताओ, जब मैच करेगा, तो वहीं लिखते हैं रो नंबर बराबर क्या, आई, जो आई की वैल्यू होगी वही क्या होगा, रो का नंबर होगा। अब जब मिल गया है तो आगे लूप चलने का मतलब नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, और मेरे भाई ये प्रिंट कर लो, नहीं है सही तो लिखा है ना यार, शीट 1 भी सही लिखा है, अच्छा चल कौन रहा, चल तो यही रहा, देखो टेस्ट केस आईडी क्या है, दोबारा क्या है, क्या गलती है कोई बताए, देखो क्या गलती है, बिल्कुल बार बार वही पहली रो का ही रो नंबर बताए, तो इनफाइनाइट लूप में चला गया था पहले भी जब तुम चलाए थे, और ये चल रहा है अभी तक, ये वाला देखो वो इनफाइनाइट लूप में भी घूम ही रहा है। अब क्या करने के लिए इसका लूप खत्म होगा, जब आई प्लस प्लस वो कर ही नहीं रहा है ना। अब चलो तीसरा ना, और देख लो अगर इसको उठा के कहाँ कर दो, अब क्या बोलेगा, बता रहा है ना, ये काम कर लोगे आप, चलो ज़्यादा आगे नहीं बताते हैं लेकिन पहले इतना करके देखो, इतना कर लोगे तो कल आराम से फटाक से तुम्हारा फ्रेमवर्क कैसा हो जाएगा, सारा डेटा यहाँ से देना, सब वहाँ जाएगा, बस इतना कर लेना, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं, ठीक है। और थोड़ा वो पढ़ लेना क्या,